Myself जितेंद्र शुक्ला। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। इस थ्योरी का कुछ मेन पॉइंट क्या है? वन ऑफ द पॉइंट दैट इज हियर द लिगेंड्स आर कंसिडर्ड एज पॉइंट चार्ज। पिछले वाले वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में हम लोगों ने पढ़ा था कि लिगेंड्स फॉर्म कोवैलेंट बॉन्ड दैट इज कोऑर्डिनेट बॉन्ड विद लिगेंड एंड मेटल, लेकिन इसमें कहता है कि देयर इज इलेक्ट्रोस्टैटिक। जिस तरह से Na+ और Cl- NaCl में जिस तरह का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उस तरह का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन माना गया। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी कहती है कि देयर इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द लिगेंड एंड द सेंट्रल मेटल एटम। अभी क्या होता है कि जब कभी लिगेंड अप्रोच करता है सेंट्रल मेटल के पास, तो उसमें सेंट्रल मेटल के इलेक्ट्रॉन और लिगेंड के इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्सन होता है। आप समझने की कोशिश करेंगे कैसे। आप देखिएगा यहाँ पर ये डी ऑर्बिटल है। किसका? ये डी ऑर्बिटल है सेंट्रल एटम का। और ये कैसा है? ये डीजेनरेट का मतलब क्या होता है यार? डीजेनरेट ऑर्बिटल्स हैविंग सेम एनर्जी लेवल। जब इसमें लिगेंड अप्रोच करता है, जब तक अगर इसमें कोई अप्रोच नहीं करेगा या स्फेरिकली सिमेट्रिकल फील्ड इस पर अटैक करती तो इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसकी डीजेनरेसी मेंटेन रहती है। जब इस पर कोई लिगेंड अप्रोच करता है, काहे के लिए? बॉन्डिंग करने के लिए, है ना। खाली ऑर्बिटल्स हैं और बॉन्डिंग करके इसको फिल करना चाहता है मेटल लिगेंड के बीच में, तब क्या होता है? इसकी एनर्जी यहाँ बढ़ जाती है, इसकी एनर्जी बढ़ जाती है और यहाँ पर इसका एनर्जी लेवल थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। और इस कंडीशन में क्या होता है? ये अप्रोच कर रहा है पास, और जब पास में आता है लिगेंड तब इसका स्प्लिटिंग हो जाता है। क्रिस्टल लिगेंड के अप्रोच के कारण डी ऑर्बिटल का स्प्लिटिंग हो जाना कहलाता है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। अब देखिएगा, इसको स्प्लिटिंग को समझें कैसे टूटेगा, उसके पहले थोड़ा सा शेप ऑफ डी ऑर्बिटल समझ लेते हैं। जल्दी से देखिएगा। अब डी ऑर्बिटल का शेप समझते हैं। यहाँ पर क्या समझते हैं? डी ऑर्बिटल के आप शेप को समझेंगे। ये एक्स एक्सिस है और यहाँ पर मैंने बनाया है वाई एक्सिस। ये ऑर्बिटल अगर ऐसे इस तरह से बना हुआ है, इसको कहा जाता है DXY। इसमें कुछ ऑर्बिटल्स ऐसे होते हैं इन बिटवीन द एक्सिस होते हैं। आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये एक्स एक्सिस ले लेता हूँ, यहाँ पर मैं ले लेता हूँ एक्स और यहाँ पर जेड एक्सिस ले लेता हूँ। और ध्यान से देखिएगा, इसका नाम क्या रखा मैंने? DXZ। और एक ऑर्बिटल मैं यहाँ पर और बना देता हूँ DXY DXZ, या इसको ऐसा करता हूँ कि इसका नाम मैं रख देता हूँ, फिर से देखिएगा DYZ, और यहाँ पर बनाता हूँ, इसका नाम रखेंगे XY रख लेता हूँ, XY YZ। आप वैसे भी आगे पीछे भी बना सकते हैं क्योंकि इन सब का तीनों का एनर्जी लेवल सेम होगा। क्यों सर? क्योंकि ये इन बिटवीन द एक्सिस है। आप समझिए, ये दो एक्सिस है। आप समझिएगा इस तरह से, यहाँ से मैं निकालता हूँ, ये दो एक्सिस हैं, है ना। एक एक्सिस ये है और एक एक्सिस इस तरह का है। तो यहाँ पर ऑर्बिटल्स इन दोनों लोब के बीच में है, यहाँ पर इन दोनों के बीच में है। मतलब इस एक्सिस के और इसके बीच में 45 डिग्री का एंगल है। आप समझिएगा, है ना। कितने का एंगल है? ये 45 डिग्री का एंगल है इनके बीच में। यहाँ भी एंगल कितने? 45 डिग्री का और 45 डिग्री का है। अब ये तो बात हो गई कि ये ऑर्बिटल्स की। अब लेकिन इसके अलावा कुछ ऑर्बिटल्स ऐसे होते हैं इसके, और हमने ये पढ़ा हुआ है डी शेप कैसा होता है। अगर इसको मैं एक्स लेता हूँ और यहाँ वाई, तो एक ऑर्बिटल ऐसा होता है, ये इस तरह से फील्ड होता है। आप समझ, इसका नाम हुआ करता है DX² - Y²। इन दो तीनों में और इसमें क्या डिफरेंस है कि ये ऑन द एक्सिस है और ये कैसे हैं? इन बिटवीन द एक्सिस है। यहाँ पर आप समझेंगे इस तरह से, यहाँ पर ऐसे समझिए कि एक ऑर्बिटल ऐसे है, ये इस तरह से, और ये इसको हम लोग नाम दिया करते हैं Z², DZ²। आप समझने की कोशिश करिएगा DZ² कैसे बनेगा। देखिएगा, ये इस तरह का एक ऑर्बिटल है, इस तरह से एक लोब ऐसा है, एक इस तरह से, है ना, और ये ऐसा एक्सिस है। आप देखिएगा, अगर इस तरह का एक्सिस है तो क्या होगा? जो ऊपर से नीचे तरफ है वो तो लोब दिखेगा, लेकिन जो इस तरह से है उसको हम सामने से देख रहे हैं तो आपको ये वाला लोब बस दिखाई देगा, सामने से ये बस दिखाई देगा, पीछे वाला दिखाई नहीं देगा। जिस तरह से वो सारनाथ में जो शेर की मूर्ति बनी हुई है तो उसमें देखा है हमने कि 3 शेर ही दिखाई देते हैं, चौथा पीछे वाला दिखाई नहीं देता है। क्यों नहीं दिखाई देता है? क्योंकि उसमें वो पीछे होता है ना। इस तरह से पीछे है, मतलब ऑर्बिटल से लोब ऐसे ही है, लेकिन ये सामने है और एक लोब इस तरह से है और ये इस तरह से और एक पीछे से है। तो ये तो बात हो गई कि क्या, तो हमने देखा कि ये 3 ऑर्बिटल एक जैसे होते हैं और 2 ऑर्बिटल एक जैसे। अब ध्यान से देखिएगा, इसको कहते हैं इन तीनों को कहते हैं इन बिटवीन द एक्सिस, इन बिटवीन एक्सिस कहते हैं। और इसको एक नाम देते हैं सेट ऑफ ऑर्बिटल। क्या कहते हैं इसको?
T2G कहते हैं। ध्यान से रखिएगा, ये स्पेक्ट्रोकेमिकल मीन्स स्पेक्ट्रोस्कोपी के बेस पर नाम रखा गया है, इसका ये बाद में पढ़ेंगे आप हायर क्लासेस में। T2G कहते हैं सेट ऑफ 3 ऑर्बिटल हैविंग सेम एनर्जी लेवल, है ना, उसको क्या कहते हैं, T2G कहते हैं। अगर मैं इसमें 2 केस लेता हूँ, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 को मैं लेके चल रहा हूँ। ध्यान से देखिएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 मतलब मैंने एक एग्जाम्पल ले लिया है कि Fe(6) और यहाँ पर ये मैंने लिया है, ध्यान से देखिएगा, और यहाँ पर ले लिया है 3 माइनस मैंने ले लिया है ना। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 का एग्जाम्पल है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, CN साइनाइडो है। अब देखिएगा ये कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। अच्छा, अब इसमें सेंटर एटम का d ऑर्बिटल्स है, ठीक है। अब इसमें जब लिगेंड अप्रोच करेगा, साइनाइडो लिगेंड अप्रोच करेगा Fe के ऊपर, है ना, तो क्या होगा, या मैं यहाँ पर इसको लिख देता हूँ, यहाँ पर मैं कुछ और सिंपल ले लेता हूँ तो आपको आसान हो जाएगा। NH3 यहाँ 3+ ले लेता हूँ, तो यहाँ क्या होगा, ये अप्रोच करेगा और हमें इस तरह का स्ट्रक्चर मिल जाएगा। क्या मिलेगा सर, है ना, क्या मिलेगा, देखिएगा, इसको मिटाने की कोशिश करता हूँ। पहले इसको मिटा देता हूँ। अच्छा, एक बार रुकिएगा, थोड़ा रुकिएगा। मिटाने के पहले एक बात का ध्यान रखेंगे, इसको मिटाता हूँ। इसको मैंने कहा कि ये जो 3 ऑर्बिटल्स हैं, है ना, DXY, DXY, D इसका नाम है DXY, इसका नाम क्या होगा यार, DYZ होगा। फिर से देखिएगा, इसको मिलाइएगा, इसका नाम होगा DXY, DYZ और DXZ इसका नाम है, और इसको कहते हैं इन बिटवीन द एक्सिस बना होता है, और इसको कहते हैं T2G। अब ध्यान से देखिएगा, ये ऑर्बिटल जो ऑन द एक्सिस होते हैं ये ज़्यादा रिपल्सन फील करते हैं ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में, जहाँ आप कोऑर्डिनेट नंबर 6 होता है ऑक्टाहेड्रल में। तो इनको क्या कहते हैं यार, इनको कहते हैं, इनको एक नाम देते हैं, इनको कहते हैं EG। ई ऊपर लिखते हैं और G सबस्क्रिप्ट के फॉर्म में लिखते हैं। यहाँ पर भी आप कैसे लिखेंगे ध्यान रखेंगे, इसको लिखेंगे कैसे, T लिखते हैं और 2G, T कैपिटल T लिखेंगे थोड़ा बड़ा, और 2G को सबस्क्रिप्ट के फॉर्म में लिखा जाता है। इसको कहते हैं E थोड़ा बड़ा लिखते हैं, और ये जो G को सबस्क्रिप्ट के फॉर्म में लिखा जाता है। अब देखिएगा, आगे हम चलते हैं, तो ये d ऑर्बिटल लिगेंड के अप्रोच करने से क्या होता है, 2 पार्ट में टूट जाता है। इसको मैं मिटाता हूँ। C, तो यहाँ पर ये क्या है, ये डीजेनरेट ऑर्बिटल है, डीजेनरेट ऑर्बिटल है किसका, किसी सेंटर एटम का। जब लिगेंड अप्रोच करता है तो इसका एनर्जी लेवल थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है, थोड़ा पास में आता है। जब लिगेंड बहुत पास में आता है तभी 2 पार्ट में टूट जाता है। हमने अभी आपसे डिस्कस किया था, इसको कहते हैं T2G, और ये कौन सा सेट है, ये EG है ना। अब आप देखिएगा क्या होगा कि अब मैं इस सेट में ये जो ऑर्बिटल है EG और ये इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो ज़्यादा हो गया है, इसी को कहते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, इसको डेल्टा O कहा जाता है। डेल्टा O का मतलब क्या होता है, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग किसमें, स्प्लिटिंग इन किसमें भाई, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स कब होता है, जब उसमें कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो, उसमें 6 होना चाहिए। अब देखिएगा, मैं इस एग्जाम्पल को लेता हूँ। यहाँ पर आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है पता लगा जल्दी से, इसमें है +3 है। इसका कन्फिग्रेशन क्या होता है, इसका कन्फिग्रेशन होता है, आयरन का तो होता है 3d6 4s2 होता है, लेकिन यहाँ पर +3 चार्ज है, इसलिए 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकाल लूँगा मैं, और यहाँ से 1 जाएगा, 5 हो जाएगा। 3d5 मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 5 इलेक्ट्रॉन है। ध्यान से देखिएगा, अब 5 इलेक्ट्रॉन हैं, आप देखिएगा इसमें भी 5 ही रहेंगे, क्योंकि डीजेनरेट ऑर्बिटल्स है। डीजेनरेट मतलब सारे ऑर्बिटल्स का एनर्जी लेवल इक्वल है। लेकिन जब मैं यहाँ भरना शुरू करता हूँ तो देखिएगा, यहाँ पर इसका एनर्जी लेवल ये जो होता है, इसको हम लोग कहा करते हैं बैरी सेंटर कहते हैं, BA। बैरी सेंटर का मतलब है कि एनर्जी लेवल, बैरी सेंटर है ये, इससे एनर्जी लेवल इसका ज़्यादा होगा। अब देखिएगा, यहाँ पर कुछ ऑर्बिटल्स ऐसे बनेंगे जिसका एनर्जी लेवल इससे एनर्जी लेवल से कम हो जाएगा, इसका इलेक्ट्रॉन का एनर्जी लेवल कम होगा, और इन ऑर्बिटल्स का एनर्जी लेवल इससे ज़्यादा हो जाएगा। क्यों ज़्यादा हो जाएगा, ड्यू टू रिपल्सन। क्यों, क्योंकि ये ऑन द एक्सिस हैं और ये कहाँ थे, इन बिटवीन द एक्सिस थे। तो अब इस 5 इलेक्ट्रॉन जब मैं भरना शुरू करता हूँ तो कैसे भरता हूँ, मैं हुन्स लॉ के हिसाब से भरता हूँ, है ना। पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन कर नहीं सकते। अगर 1 होता D1 में होता तो मैं यहाँ भरता, D2 होता तो यहाँ भरा, D3 में कहाँ भरूँगा, यहाँ भरूँगा, क्योंकि हुन्स रूल कहता है कि पेयरिंग तब तक नहीं करेंगे जब तक कि सब में 1-1 इलेक्ट्रॉन ना आ जाए।
अच्छा, अब मैं चौथा इलेक्ट्रॉन कहाँ भरूं? देखिएगा, ऊपर भरूं या नीचे भरूं? उसके लिए एक ध्यान रखना पड़ेगा। क्या ध्यान रखना पड़ेगा कि देखना पड़ेगा अगर ये गैप कम है, गैप ये कम है, तो इलेक्ट्रॉन फोर्थ इलेक्ट्रॉन विल जंप एंड मूव टू द हायर ऑर्बिटल। लेकिन यहाँ पर तो गैप ज़्यादा है, कैसे पता करेंगे? देखिएगा, इसके लिए एक कॉन्सेप्ट आप ध्यान रखेंगे, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को हम लोग यहाँ पर ध्यान रखते हैं। स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज वो हमें डिसाइड करता है, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज ये बताता है, क्या बताता है? ध्यान से देखिएगा कि I माइनस Br माइनस अब जल्दी से देखते हैं, मैंने यहाँ क्या लिखा है, यहाँ I लिखा है, इसको मैंने लिखा है कि आप इसको याद रखेंगे। इसमें कुछ लिगेंड ऐसे हैं, जब वो लिगेंड रहेंगे, जैसे नीचे जो मैंने लिखे हैं स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, जब वो लिगेंड रहेंगे तो देयर विल बी ग्रेटर स्प्लिटिंग, है ना। तो यहाँ क्या होगा, यहाँ मैंने लिखा है साइनाइड है तो ग्रेटर स्प्लिटिंग होगी, यहाँ फोर्थ इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आएगा और फिफ्थ इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा। तो इस कंडीशन में क्या हो रहा है, यहाँ पर हम कहा करते हैं ऐसे कंडीशन में, एज इस कंपाउंड में आपको बताना था कन्फिगरेशन क्या होगा। तो इस कंपाउंड में क्या है, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी इज ग्रेटर देन पी। ध्यान रखेंगे, ये केस है, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी ज़्यादा है पेयरिंग एनर्जी से, है ना। तो पी का मतलब होता है पेयरिंग एनर्जी। पी क्या होता है यार, पी का मतलब होता है, यहाँ लिख लीजिएगा, पेयरिंग एनर्जी कहते हैं। तो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी यहाँ ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा है? क्योंकि साइनाइड है, मैंने लिखा है लास्ट में, साइनाइडो कहते हैं इसको। तो इसमें इसका कन्फिगरेशन क्या हो जाएगा, इसका कन्फिगरेशन होगा क्या होगा, तब हमें T2G के साथ कितने हैं, उसमें 5 हैं, तो यहाँ 5 लिखिए, और EG में कितने हैं, 0 होंगे। ध्यान रखेंगे, ये इस वाले केस के लिए है। इस वाले कंपाउंड में क्या होगा, यहाँ भी लिख सकते हैं T2G 6 होगा, सॉरी 5 होगा, और EG कितना होगा, सोचिए EG कितना होगा, 0 होगा। तो ये तो बात हो गई किसकी, इस कॉम्प्लेक्स के लिए हो गई। आप इसको कैसे याद रखेंगे, इसकी मैं इसकी न्यूमेरिक यूज़ करता हूँ। इस बार सचिन, कैसे मालूम पड़े कौन वीक है कौन स्ट्रांग है, उसके लिए सचिन क्लास से फरार, ऐसा हम लोग लिख लेते। किसी का नाम हो सचिन तो अवॉइड, उसको अदरवाइज मत लीजिएगा। इस बार सचिन क्लास से फरार हो गया या फरार। ऑक्सीलेटो, क्या करो भाई, ऑक्सीलेटो, पानी निकालो, क्या होगा, अमोनिया, और क्या लिखा जाए, अमोनिया, इसका नाम तो वही लिखिए EDTA। इन कहाँ पर है, इन कनाडा, और कहाँ पर हैं, और कोलंबो, ऐसे कुछ बना के याद कर लीजिएगा आप लोग, है ना। तो अमोनिया लिखा है मैंने यार, ये है ना। चलिए ठीक है, जल्दी से देखिएगा, इस बार सचिन क्लास से फरार। तो आप देखिएगा, ये सब लिगेंड ऐसे हैं, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को याद रखने का एक शॉर्टकट तरीका है। आप ऐसे अपने मन से कुछ और भी न्यूमेरिक बना सकते हैं, समझने के लिए, याद करने के लिए है बस ये। अगर ये अब कहाँ से मानेंगे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, देखिएगा, ये पानी और इसके पहले के सारे लिगेंड को वीक फील्ड लिगेंड मानते हैं। दे कॉजेज लेस स्प्लिटिंग इन क्रिस्टल फील्ड, और अगर यहाँ के लिगेंड हैं ये दीज कॉजेज ग्रेटर स्प्लिटिंग इन क्रिस्टल फील्ड। तो आप डी ऑर्बिटल का ज़्यादा स्प्लिटिंग कौन करता है, ये NSC, यहाँ से लेकर के ये सब। इसका एक और आइडिया भी है कि जिसमें कोई डोनर एटम मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट सारे, कोई हेलोजन हो, कोई ऑक्सीजन हो, तो ऐसे केस में ये दे कॉजेज लेस स्प्लिटिंग क्रिस्टल फील्ड। लेकिन अगर कोई कार्बन हो, कहीं पर डोनर एटम कार्बन हो, है ना, नाइट्रोजन हो, वहाँ पर क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव लिगेंड, लेस क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, ग्रेटर स्प्लिटिंग इन द डी ऑर्बिटल। और एक बात, क्यों ऐसा होता है, क्योंकि जो लिगेंड अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा होगा तो क्या होगा, इन दिस केस इट इज़ नॉट सपोज टू डोनेट इलेक्ट्रॉन। चलिए हम आगे चलते हैं। अब क्या करते हैं, ये तो बात हो गई कि मैंने क्या कहा, मैंने आपसे ये कहा कि यहाँ पर मैंने पेयरिंग क्यों कर दिया, मैं इसको ऊपर क्यों नहीं लेकर गया, क्योंकि यहाँ पर स्प्लिटिंग ज़्यादा हो रही है। और एक बात आप याद रखेंगे, यहाँ पर यहाँ का जो एनर्जी लेवल होता है वो कितना होता है, वो होता है 2/5 ऑफ क्रिस्टल फील्ड। जितना एनर्जी होगी इससे इसका कम होगा, है ना। और इसकी कितनी होगी, इसकी होती है 3/5 ऑफ ऑक्टाहेड्रल
ट्राइंगल बना करके ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग। ध्यान से देखिएगा, जितना ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग का एनर्जी होता है उसका 2/5 यहाँ इसका कम होगा और यहाँ उससे ज़्यादा होगा। 2/5 का मतलब क्या समझिएगा, 2/5 को हम लोग क्या लिखते हैं, 2/5 को 0.4 लिखेंगे, है ना। ये 0 मान लीजिए, समझिएगा 0.4 है और 3 ऑर्बिटल्स हैं, क्या हो जाएगा 0.4 × 3 क्या हो जाएगा 1.2, है ना। और यहाँ क्या होगा 5.3/5 को अपन क्या लिख सकते हैं 0.6 लिख सकते हैं, समझिए 5 6 या 30। अच्छा, और 2 ऑर्बिटल्स हैं तो कितना हो जाएगा 1.2, तो यहाँ भी 1.2 आ रहा है, इसको बोलते हैं -1.2 और ये क्या हो गया +1.2 है। मतलब इसके एनर्जी लेवल से और दोनों को मिला के सम ऑफ एनर्जी कितनी हो जाएगी 0 हो जाएगी। मतलब इसका एनर्जी लेवल, इन तीनों का एनर्जी लेवल वेरी सेंटर का एनर्जी लेवल से कम होता है, कितना इतना, और इसका एनर्जी लेवल इससे इतना ज़्यादा होता है। कुल एनर्जी लेवल मिलाकर कितने हो गए, इसके इक्विवेलेंट आ जाएंगे। चलिए इसको मिटाते हैं। इसमें कोई भी लिगेंड रहे तो यही कंडीशन रहेगा। अगर मैं यहाँ पर कोई कॉम्प्लेक्स दे दूँ NH3 और यहाँ पर दे दूँ मैं 3+, तब भी इसका आंसर यही आएगा, है ना। क्यों सर, क्योंकि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है और ये कन्फिगरेशन बनेगा इसका। चलिए अब हम आगे चलते हैं, एक कुछ और एग्जांपल लेते हैं जहाँ पर वीक फील्ड लिगेंड होता हो। इसको मैं मिटा देता हूँ, इसको आप लिख लिए होंगे, याद रखेंगे। अगर ये सब लिगेंड है तो क्या होगा, ये कहलाते हैं स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, कॉजेज ग्रेटर स्प्लिटिंग इन d ऑर्बिटल। और ये वीक फील्ड लिगेंड है, ये कौन है, ये सब ऊपर इधर इसके ऊपर वाले कौन मानते हैं, ऑल द हाइलाइट्स अप टू H2O क्या माने जाते हैं, ये सब वीक फील्ड लिगेंड। ये क्या करते हैं कि दे कॉजेज लेस स्प्लिटिंग इन क्रिस्टल फील्ड। आगे इसको मिटा। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। अब अगर मान लीजिए यही मैंने ले लिया NH3 की जगह कोई वीक फील्ड लिगेंड ले लेते हैं। मान लीजिए मैंने यहाँ ले लिया F- ले लिया, F है और ये F कितने हैं, F6 है, यहाँ पर ले लिया मैंने, और ये 3+ है 3, ऐसा एक कंपाउंड दिया हुआ है। आपको पूछ रहा है कि इसमें इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कैसा होगा, यहाँ पर आयरन का ऑक्सीजन स्टेट क्या होगा, तो आप निकालेंगे Fe3+ है तो कन्फिगरेशन क्या हो जाएगा 3d5, क्या होगा भाई 3d5 4s0। अब आप देखिएगा इन अब्सेंस ऑफ एनी 3d5 का मतलब क्या हुआ, 3d5 का मतलब 5 ऑर्बिटल हैविंग डिजेनरेसी 1 2 3 4 5, 5 इलेक्ट्रॉन मैंने फिल कर दिए हैं। जब लिगेंड अप्रोच करेगा तो इनका एनर्जी लेवल थोड़ा बढ़ जाएगा और हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे कि किस तरह से ये ऑर्बिटल्स हो गए, है ना। इनका एनर्जी थोड़ी से ज़्यादा हो गया, लेकिन लिगेंड जब बहुत पास में आ गया सेंट्रल एटम के तब क्या हो जाएगा, तब हम ऐसा पास में बनाता हूँ यहाँ पर ये इस तरह से। सर ये क्या कर रहे हैं आप देखिएगा, यहाँ पर स्प्लिटिंग ज़्यादा हुई थी क्योंकि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड था, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है स्प्लिटिंग कम हो रही है। तो 5 इलेक्ट्रॉन हैं हमारे पास, तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 है। इसको जब मैं फिलअप करना शुरू करता हूँ तो 1 2 3 3 4th इलेक्ट्रॉन या तो यहीं पेयर अप करेगा तो ऊपर जाएगा। अब ये कौन डिसाइड करेगा कि पेयर अप करेगा कि ऊपर जाएगा, ये डिसाइड करेगा हमारा लिगेंड कितना कैसा लिगेंड है, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी कितनी है। अगर क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी ज़्यादा है जैसे इसमें है तब वो यहीं पर पेयर अप कर जाएगा, ऊपर नहीं जा पाएगा। लेकिन अगर क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी कम होगी क्योंकि ये वीक फील्ड लिगेंड है तब यहाँ से ऊपर चला जाएगा और चौथा इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएगा। और पाँचवां कहाँ जाएगा, पाँचवां भी ये इन दोनों का एनर्जी लेवल सेम है तो पहले सब में भरेंगे। अब 6th इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, तो 6th इलेक्ट्रॉन पहले लोअर एनर्जी में जाएगा, 7th यहाँ, 8th यहाँ, 9th यहाँ और 10th यहाँ जाएगा। तो इस वाले कन्फिगरेशन का कन्फिगरेशन क्या हो जाएगा आप देखेंगे, इस कंपाउंड में आप लिखेंगे कन्फिगरेशन क्या हो जाएगा T2G कितने हैं 3 और यहाँ क्या हो जाएगा भाई, इसमें लिखा जाएगा EG कितने हैं, EG 2 है। तो ये इस कंपाउंड का कन्फिगरेशन हो गया। हम समझ गए होंगे कि कब हमें लिखना है, कब हमें नीचे वाले पूरा भरना है फिर ऊपर जाना है। और यहाँ पर इस तरह से वी कैन राइट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। ये तो बात हो गई किसी ऐसे कंपाउंड जिसका ऑक्टाहेड्रल शेप होता हो या कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता हो। अब मैं इसको मिटा करके आगे लिखने की कोशिश करता हूँ जिसमें कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता हो। यहाँ पर इससे हमें एक तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन मिल गया मुझे T2G के फॉर्म में। दूसरा हम ये बता सकते हैं कि इसको देख करके कि कंपाउंड कैसा है, पैरामैग्नेटिक है, डायमैग्नेटिक है, पैरामैग्नेटिक होगा क्योंकि बहुत सारे इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड हैं। अच्छा, और क्या बता सकते हैं आप इसका पैरामैग्नेटिक और कितना मैग्नेटिक मूवमेंट है ये बता सकते हैं, मैग्नेटिक मूवमेंट। ये पिछले वाले क्वेश्चन में भी करिएगा जो मैंने मिटा दिया हूँ, आप उसका भी निकाल के देखिएगा। मैग्नेटिक मूवमेंट का फॉर्मूला क्या होगा, दैट इज म्यू इज इक्वल टू √n और n+2। ये एक एडवांटेज है जो हमें मतलब इस वाले कंपाउंड में एक क्रिस्टल फील्ड थ्योरी का ये एडवांटेज है कि बिना कुछ और जाने आप सीधा लिगेंड को देख करके और कंपाउंड को देख करके बता लेंगे कि उसका मैग्नेटिक बिहेवियर कैसा है,
इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कैसा है ना। और तो ये हमें मालूम पड़ गया कहाँ से, यहीं से मालूम पड़ गया। और ये कॉम्प्लेक्स है, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होगा कि आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होगा। वीक फील्ड लिगेंड है तो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होगा, है ना। क्यों आउटर ऑर्बिटल होगा, क्योंकि ये पेयर अप नहीं कर पाएगा, यहाँ पेयर अप नहीं कर पाएगा, ध्यान रखेंगे। कैसा होगा ये, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनेगा। चलिए ठीक है, ये तो बात हो गई कि क्या क्या इन्फॉर्मेशन मुझे ऐसे मिल सकती थी CFT से। मैं टेट्राहेड्रल के लिए लेता हूँ। टेट्राहेड्रल में अब देखिएगा, जैसे मैं कुछ एग्जांपल यहाँ लेता हूँ। टेट्राहेड्रल का आप जैसे से समझ लीजिएगा बात है, इसका एनर्जी लेवल बढ़ जाएगा और फिर ये EG नीचे होते हैं, इसमें EG ऑर्बिटल्स नीचे होते हैं और ये ऐसा होता है। सर ऐसा क्यों होता होगा, इसमें उल्टा कैसे हो गया, ध्यान से देखिएगा। आप ऐसे सोच रहे होंगे ये T2G है और ये EG है, देखिएगा। अब इसमें क्या होता है ऐसा, इन दिस केस एक्चुअली अपोजिट टू द ऑक्टाहेड्रल। क्यों सर, अब टेट्राहेड्रल का मतलब क्या हुआ, टेट्राहेड्रल का मतलब क्या हुआ, देखिएगा यहाँ पर एक अप साइड में है, एक इधर है, 109 डिग्री बॉन्ड एंगल है। एक यहाँ होगा टुवर्ड्स ऑब्जर्वर और एक कहाँ होगा, एक अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर होगा। इस तरह से सबके बीच का बॉन्ड एंगल कितना होगा, 109 डिग्री होगा। देखिए ध्यान से, ये दोनों प्लेन पर हैं, ये इधर है ना। अब इसमें से कोई भी XY एक्सिस पर नहीं है, मतलब ये सब कैसे हैं, दे आर इन बिटवीन द एक्सिस। और जब लिगेंड अप्रोच करता है तो कहाँ करेगा, X एक्सिस पर या Y एक्सिस पर या Z एक्सिस पर, और XYZ एक्सिस एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। तो मेरा मतलब इस चीज़ से है कि यहाँ पर क्या होता है, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स जब बनता है, जैसे CH4 का स्ट्रक्चर होता है, तो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में जब लिगेंड अप्रोच करता है तो कहाँ से करेगा, आप समझ गए होंगे। तो क्या होगा, यहाँ पर इन बिटवीन द एक्सिस जो हैं वो ज़्यादा रिपल्सन फील करेंगे, और वो ज़्यादा रिपल्सन फील करेंगे तो क्या होगा, उनका एनर्जी लेवल ज़्यादा होगा। ग्रेटर द रिपल्सन ग्रेटर द एनर्जी, ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखेंगे। चलिए, तो ये तो बात हो गई। और इसमें भरेंगे कैसे, तो आप समझ गए होंगे कि लो स्पिन, एक ध्यान रखने वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लो स्पिन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस रेयरली ऑब्जर्व, ऐसा कम होता फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। आपको एक चीज़ मैं यहाँ पर शेयर करना चाहता हूँ, क्या शेयर करना चाहता हूँ, इन दोनों में कंपेयर करेंगे अगर आप, तो क्या करेंगे, ये इसको जो यहाँ पर स्प्लिटिंग होती है, यहाँ से यहाँ के एनर्जी लेवल को, इस एनर्जी लेवल को अगर मैं कंपेयर करूँ, ध्यान से देखिएगा, यहाँ से यहाँ का, इसको कहते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन टेट्राहेड्रल। T लिखा जाता है, क्रिस्टल फील्ड, डेल्टा T का मतलब यहाँ पर लिख लीजिएगा, डेल्टा T का मतलब क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन टेट्राहेड्रल। और एक बात है, क्या लिखेंगे सर, इन दोनों में क्या रिलेशन है, टेट्राहेड्रल क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स इज नियरली इक्वल टू 4/9 ऑफ टेट्राहेड्रल स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। मतलब अगर मान लीजिए किसी क्वेश्चन में ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स का क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग वैल्यू दिया हुआ है एनर्जी का, और यहाँ T का निकालना है, तो आप इससे कोरिलेट करके निकाल सकते हैं। कई बार ऐसे क्वेश्चन आया करते हैं, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है आपस में, अगर ये पता है तो ये आप निकाल सकते हैं। जैसे एग्जांपल मैंने दिया कि डेल्टा O की वैल्यू है ना, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स इज 19600, ऐसा कुछ कूलाम्ब दिया हुआ है, ये दिया हुआ है ना। आपको निकालना क्या है, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में निकालना है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन टेट्राहेड्रल। कैन यू कैलकुलेट, यहाँ से आप निकाल सकते हैं, इस वैल्यू को यहाँ रखेंगे, सॉल्व करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। कभी भी इसको देता है और ये निकालने को बोलता है, तो हम समझ गए होंगे कि टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स का क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग कम होता है। तो इसमें रेयरली ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा स्प्लिटिंग हो, कम स्प्लिटिंग होता है, तो इसीलिए इन दोनों के एनर्जी लेवल में डिफरेंस कम होता है। ऐसे क्वेश्चंस को और आप सॉल्व करेंगे। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी को पढ़ने के बाद आपसे कई सारे प्रॉब्लम, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आप आसानी से एक्सप्लेन कर सकते हैं, है ना। और किसी के इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है कि आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, वो एक्सप्लेन कर सकते हैं। चलिए ठीक है, कोशिश करिए और इस तरह के क्वेश्चन, ये होमवर्क लिख लेंगे क्या, कि अगर NiNH3 के साथ में मैंने यहाँ पर ये दिया हुआ है, ये 2+ है, इसको भी सॉल्व करेंगे। और आप करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 है, ले लेता हाथ में, और इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। आपको यहाँ पर और एक क्वेश्चन देता हूँ कि अगर C, इसको भी सॉल्व करेंगे। और अगर आपको इस तरह से क्वेश्चन दिए हुए, कुछ क्वेश्चन का आप प्रैक्टिस करेंगे, है ना। यहाँ पर मैंने दे दिया है कि प्रैक्टिस करेंगे। एक और क्वेश्चन यहीं पर हम लोग लिख लेते हैं, Fe के साथ। इस तरह कुछ क्वेश्चंस हैं, आप अपने से पढ़ने की प्रैक्टिस करेंगे, इनके मैग्नेटिक बिहेवियर के बारे में पता करने की कोशिश करेंगे। चलिए ठीक है, कुछ दिक्कत आती है तो कमेंट बॉक्स में मेंशन करेंगे। मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू।